पहले तो इलाहाबाद में आपका स्वागत, आपकी टीम का स्वागत। क्या खूबसूरत शहर है ये। नेहरूवाद का जो है शहर है ये, आधुनिक स्वतंत्रता आंदोलन का शहर है ये, आधुनिक भारतीय राजनीति के श्रृंगार का शहर है। जो भाजपा है उनके अपने मुद्दे हैं, इसलिए कि वो हर फ्रंट पे फेल हो गए हैं, तो इसलिए वो धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के ऊपर आमादा है। अरफा जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं यह कहते हुए कि इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आईएएस और पीसीएस के फर्स्ट 10 जो पोजीशन होल्डर्स थे हमारे हॉस्टलों और लॉजेस से आते, और पिछले 5 साल में यह बहुत शर्म की बात है, करीब 43 लड़कों ने और लड़कियों ने हॉस्टल्स में, लॉजेस में सुसाइड किया है। मैं आपको अरफा जी बता दूं, पहला 3 चरण तो किसानों ने लड़ा, अगला 3 चरण नौजवान लड़ेंगे। अगर कोई सरकार ये कहे कि ये हिंदू भाइयों का हमारा एक बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का वास है, और इसलिए इसके स्थान को हिंदू भाइयों के भावना को देखते हुए प्रयागराज कर दिया जाए, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब योगी जी ये कहें कि इलाहाबाद में अल्लाह है इसलिए इसका नाम बदलना ज़रूरी है, तो थोड़ा तकलीफ़ होती है कि बिना राग बिना द्वेष की शपथ लेते हुए, संविधान की शपथ लेते हुए एक मुख्यमंत्री प्रदेश का ऐसा कैसे कह रहा है। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि सिर्फ 2 लोगों की ही लड़ाई दिखाई जा रही है। अंदरूनी जो करंट है वो प्रियंका गांधी के लिए है। जो प्रियंका गांधी ने लोगों के लिए संघर्ष किया है, जो नारा दिया है, लड़की हो लड़ सकती हो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा रिजल्ट आएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ये 4-4.5 साल उन्होंने लूटा, अब वो लूट का पैसा वापस करें जनता को, तो जनता जो है उसी लूट के पैसे को वापस मांगने के लिए योगी सरकार को हटाएगी। महंगाई बेरोजगारी की वजह से या विचारधारा किस तरह? महंगाई बेरोजगारी तो है ही है, उससे तो पीड़ित ही है जनता, लेकिन इनकी जो भाषाएं हैं, जैसे गर्मी निकाल लेंगे। भाजपा अगर पाकिस्तान से युद्ध भी कर ले तो उत्तर प्रदेश के नतीजे अब नहीं बदलने वाले, क्योंकि हम किसी युद्धोन्माद के लिए, किसी दंगे के लिए, किसी जाति विद्वेष के लिए बिल्कुल यहाँ का नौजवान तैयार नहीं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनावों की पूरी प्रक्रिया का अगर कोई जायका, कोई मज़ा आपको लेना है तो इलाहाबाद आइए। इलाहाबाद में इंडियन कॉफ़ी हाउस में हम यहाँ मौजूद हैं। हमने कई मेहमानों को तो यहाँ दावत दी, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे मेहमान हैं जो यहीं पर जिनसे हमारी मुलाकात हो गई। इसलिए हमने आपके लिए एक बेहतरीन महफिल सजाई है उन लोगों की जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को समझते हैं, सोसाइटी को समझते हैं, कल्चर को समझते हैं, और इन तीनों चीज़ों के ज़रिए हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि चुनाव सिर्फ वोट डालने भर की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन सामाजिक बदलाव की भी एक प्रक्रिया है। कैसे इलेक्शंस, जो चुनाव हैं, वो एक समाज को बदलता है, वो अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव डालता है, वो हमारी राजनीति को तो ज़रूर तय करता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द किस तरह से जो भारतीय लोकतंत्र है वो बदलता है, नई नई शेप लेता है, उसको भी हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कई तरह के मेहमान हैं, कई वकील हैं हमारे साथ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फेमस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्मर स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ यहाँ पे हमें जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मिल गए हैं, हमने उन्हें भी बहस में शामिल कर लिया है। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ चेहरे जाने पहचाने हैं, जैसे कुछ लोग जिनके नाम मैंने लिखे हैं। मेरे साथ फरमान नकवी साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं यहाँ इलाहाबाद में। बाबा अवस्थी हैं, टीवी पे आप उन्हें अक्सर देखते रहते हैं, उनका चेहरा जाना पहचाना है। एडवोकेट के राय भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के। सुरेश त्रिपाठी हैं, शशिकांत त्रिपाठी, मोहम्मद जाहिद साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट। और 2 हमारे साथ कम से कम पॉलिटिकल मेहमान मौजूद हैं, तारिक सईद साहब समाजवादी पार्टी से और मोहम्मद इरफान साहब हैं कांग्रेस पार्टी से। अलग अलग मेहमानों के ज़रिए हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि इलाहाबाद जो कि इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है कि शायद उसे एक ज़िले में समेटना मुश्किल होगा। 12 सीटों पर पिछली बार भाजपा को 9 सीटें मिली थी, इस बार किस तरह के रुझान नज़र आ रहे हैं। बाबा अवस्थी जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर इलाहाबाद में आके इलाहाबाद के चुनाव को समझना हो तो क्या देखना चाहिए? देखिए, पहले तो इलाहाबाद में आपका स्वागत, आपकी टीम का स्वागत। शुक्रिया। क्यों?
क्योंकि ये कहा जाता है राजनीति का मक्का है। क्या खूबसूरत शहर है ये, नेहरूवाद का जो है शहर है, ये आधुनिक स्वतंत्रता आंदोलन का शहर है, ये आधुनिक भारतीय राजनीति के श्रृंगार का शहर है। यहीं से पूरा जो है इंडियन डेमोक्रेसी का श्रृंगार जो है शुरू होता है। इसलिए इलाहाबाद को हम लोग बहुत ही पवित्र राजनीतिक नगरी भी मानते हैं। इलाहाबाद के मिजाज को समझना अगर है तो इलाहाबाद में दो तरीके का मतदाता है। एक तो रेडिकल और रिएक्शनरी मतदाता होता है, और एक बड़ा थिंकर टाइप का और बड़ा फिलोसफिकल जो है टाइप का मतदाता है। आपके जैसा मैं अब कह सकते हैं, मैं अपने को बहुत ज़्यादा वो नहीं कहता, क्योंकि मैं बड़ा बदनाम हूँ इस मामले में। शहर में लोग जो है कहते हैं कि बड़ा खतरनाक बाबा है, तो वो एक अलग है। लेकिन हाँ, विचार जो है, और मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति के जितने भी जो है आयाम हैं या आंदोलन है या परिवर्तन है, वो इलाहाबाद देखिए। आज़ादी की लड़ाई का मिशन वो इलाहाबाद से ही, आनंद वन स्वराज भवन में ही बैठकर गांधी जी ने जो है इस देश की आज़ादी का नक्शा खींचा। उसके बाद आइए आप जो है कि राम मंदिर आंदोलन इस देश को बहुत रिफ्लेक्ट करता है। राम मंदिर आंदोलन का भी बुनियादी ढांचा अशोक सिंघल ने इलाहाबाद में इसी कॉफ़ी हाउस में बैठ कर दिया। इस देश के अंदर विपक्ष का जो रोल मॉडल है वो डॉक्टर लोहिया ने एक समाजवादी चिंतन दिया। डॉक्टर लोहिया यहाँ पर सन 57 से लेकर जो है अपनी ज़िंदगी तक 67 तक यहाँ रेगुलर विजिटर थे, और यहीं से जो है एक इंस्टीट्यूशनल विरोध का जो है उन्होंने एक खांचा बनाया और नेहरू के खिलाफ यहीं फूलपुर से चुनाव लड़ने लगे। तो अब और लेटेस्ट आइए कि जो आप पार्टी का वर्तमान में एक नया जो है कैनवास खुला है, जिसमें लोकपाल का बिल और ये इन सब का भी ढांचा जो है, वो क्या नाम है, वो भूषण के पिताजी, प्रशांत के पिता, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी के पिताजी, वो भी यहीं हाई कोर्ट के लॉयर थे। कितना बढ़िया जो है उन्होंने जो है जाल बिछाया लोकपाल का, और वो पेशबंदी जो पॉलिटिकल करके यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार और करप्शन में जो है घेरा। तो वो जो नया जाल लेकर आप पार्टी आई और वो उसी ढर्रे पर चल रही है, वो भी इलाहाबाद से ही निकला। तो यानी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि जो नई नई पार्टियां आ रही हैं आती हैं, वो भी पार्टी इलाहाबाद से ही आउट। तो इसीलिए इसको जो है 7 प्रधानमंत्री तो प्रत्यक्ष रूप से दिया, और 8वां प्रधानमंत्री आधा सोनिया जी, वो भी इलाहाबाद की हो सकता है कोई और प्रधानमंत्री इंतजार भी कर रहा हो। पीएम इन वेटिंग अभी है ही है, राहुल जी, प्रियंका जी पीएम इन वेटिंग है ही है। और प्रियंका जी ने एक बात कि देखिए, एक भावी राजनीति के लिए एक नया दर्शन प्रियंका जी ने दे दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो इत्तेफाक से, लेकिन हालांकि इत्तेफाक से देखिए, आप दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर ऑडियंस में ज़्यादा लड़कियाँ हमें नज़र नहीं आ रही हैं। मतलब हमारे स्पीकर्स में यहाँ अलग अलग टेबलों पे ज़रूर बैठी हुई हैं महिलाएं। तो यहाँ इस टेबल पे सिर्फ ये 4 टेबल नहीं जो हमने आपके लिए सजाई हैं, बल्कि जो दूसरी टेबल्स हैं वहाँ पर भी आप यकीन जानिए 100% यहाँ पॉलिटिक्स की ही बात हो रही होगी। चुनाव से ठीक पहले किस तरह का पॉलिटिकल माहौल है। मैं फरमान नकवी साहब की तरफ चलती हूँ, उनसे मैं जानने की कोशिश करती हूँ। फरमान साहब, मुझे बताइए आप एक वकील होने के लिहाज से किसकी वकालत कर रहे हैं और क्यों? मैं तो इस वक्त नौजवानों की वकालत कर रहा हूँ जो बेरोज़गार हैं। वो गरीब लोग जिनको सड़कों के ऊपर बेसहारा छोड़ दिया था इस सरकार ने, मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की वकालत कर रहा हूँ जो यहाँ पे बेरोज़गार घूम रहे हैं। अगर आपको मौका लगे तो ज़रा यूनिवर्सिटी के एरिया में भी आप सर्वे करें। वहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं बेरोज़गार, जिन्होंने 4-4 साल 5-5 साल पहले फॉर्म भरे थे, आज तक उनकी नौकरी की नौबत नहीं आई, भुखमरी के कगार पे हैं। मैं उन देहातों में उन गरीबों की वकालत कर रहा हूँ जिन गरीबों ने अपना सब कुछ लुटा के इस कोरोना के पीरियड में, और अब आजकल वो 500 रुपए की एक थैले के ऊपर जीना जिनको
मजबूर कर दिया इस सरकार ने। यानी नौकरी रोज़गार देने के बजाय सरकार जो है लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर रही है। मैं उन सब की वकालत कर रहा हूँ। बताया तो ये जा रहा है कि ये इलेक्शन भी ऐसा नहीं है कि बहुत महंगाई या बेरोज़गारी के मुद्दे पे हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैं 2 वहाँ से फेजेस की जितनी सीटें थी वो कवर करके आई हूँ मैं, 113 सीटें। वहाँ मुद्दे तो थे, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि ज़ात और धर्म की राजनीति ऊपर उठ रही है। क्या मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश अलग है? नहीं, अलग तो नहीं है। देखिए, के मुद्दे अलग हैं? नहीं, मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे वहाँ भी वही थे, मुद्दे यहाँ भी वही हैं। और जो भाजपा है उनके अपने मुद्दे हैं, इसलिए कि वो हर फ्रंट पे फेल हो गए हैं, तो इसलिए वो धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के ऊपर आमादा है। आपको एक छोटी सी मिसाल दे दें कि जब हाथरस में उस लड़की के साथ रेप हुआ और उसको रातों रात डीएम ने उसकी लाश जलवा दी और उसकी हमदर्दी में कुछ लोग आ रहे थे तो उनको यूएपीए उनके ऊपर लगा दिया गया। वो मौके पे पहुँचे भी नहीं थे, यानी मुकाम पे अभी पहुँचे नहीं और उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। और धर्म संसद में बैठ कर के देश में जेनोसाइड करने की बात करने वाले, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी इस इलेक्शन का एक मुद्दा है। ये बात दूसरी है कि पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको पॉलिटिकल पार्टीज बोलती न सुनाई दें, लेकिन लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि यहाँ चाहे वो इलाहाबाद हो या अलीगढ़ रहा हो या हरिद्वार में हुआ हो, जहाँ भी हुआ है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, जबकि धार्मिक उन्माद कहीं नहीं है। इसलिए कि आप जिन जो स्पेशल सीट्स हैं जहाँ पे हिंदुत्व का मुद्दा है, वहाँ से भाजपा इलेक्शन हार रही है। क्यों? इसका ये जवाब भी इन्हीं को देना पड़ेगा। इसलिए आप ये बात विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हार रही है वहाँ पर भाजपा? अभी तक तो जो विश्वास के साथ तो कुछ नहीं कहा सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो बातचीत सुनने में आ रही है, जो देखने में आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि इनके हर वो सीट जहाँ पे इनके धार्मिक उन्माद वाली बातें इनको कर रहे थे, जिनके सहारे इनका मुद्दा चल रहा था, जिनके सहारे ये इलेक्शन लड़ रहे थे, उन जगहों पे ये इलेक्शन हार रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इलाहाबाद वो शहर है, जैसे हमने कहा कि नेहरू का शहर है, अलग अलग नेताओं का शहर है, बड़े बड़े नेताओं का शहर है। इसके अलावा संस्कृति का, कल्चर का शहर है। यहाँ पर पॉलिटिक्स ऐसा लगता है लोगों की रग रग में एक तरह से बसती है। के राय साहब, मुझे आप बताएं कि आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ ये बताइए कि क्या लोगों की जो आम जिंदगी, जो रोज़मर्रा के सवाल हैं वो भारी हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जिस तरह से बयान लगातार आ रहे हैं, कभी कहते हैं वो कठमुल्ला है, कभी कहते हैं 80-20 की हम राजनीति करेंगे, तो उन्हें 80 पे बहुत विश्वास हो चला है। देखिए, इलाहाबाद का अतीत जितना भी सुनहरा हो, इसके वर्तमान पे योगी ने एक बहुत काला पर्दा डाल दिया। अरफा जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं यह कहते हुए कि इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आईएएस और पीसीएस के फर्स्ट 10 जो पोजीशन होल्डर्स थे हमारे हॉस्टलों और लॉजेस से आते, और पिछले 5 साल में यह बहुत शर्म की बात है, करीब 43 लड़कों ने और लड़कियों ने हॉस्टल्स में, लॉजेस में सुसाइड किया है। बेरोजगारी को लेकर सुसाइड किया। उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं कि मेरे माँ का इलाज नहीं हो रहा क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए अगर माँ का इलाज होगा तो मुझे पैसा नहीं भेजा जाएगा। 3-3 साल वैकेंसी आई, एग्ज़ाम नहीं हुआ। मृत्यु के अलावा उन्हें और किसी चीज़ का आलिंगन करने की स्थिति नहीं थी। उस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अंग्रेजी के अखबारों ने सुसाइड जोन डिक्लेयर किया। जो आईएएस पैदा करने वाली फैक्ट्री थी, वहाँ के लड़के अगर हाथ में सल्फास लेके चल रहे हैं तो इस योगी को आप जान लीजिए कि जो आपने देखा होगा बघाड़ा, करणपुर, आप सब लोगों ने उन पीठों पर पुलिस के लाठियों के निशान दिखाए हैं मीडिया में। वो लड़के क्या मांग रहे थे? नौकरी की परीक्षा में बैठना मांग रहे थे, नौकरी भी नहीं मान रहे थे। वो चाह रहे थे हमने जो फॉर्म भरा उसकी परीक्षा लिया जाए। किस बर्बरता से, किस जुल्म के साथ उन लड़कों को मारा गया है। मैं आपको अरफा जी बता दूं, पहला 3 चरण तो किसानों ने लड़ा, अगला 3 चरण नौजवान लड़ेंगे। की बात है ये 3 चरण नौजवान लड़ेंगे। और जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, जिस तरह उनको नौकरी से वंचित रखा गया, आप जानते हैं पूरा नौजवान नागरिकता विरोधी आंदोलन में जब खड़ा था, एक बयान दिया योगी ने कि वी विल टेक रिवेंज, हम बदला लेंगे।
अगले दिन 21 नौजवान उत्तर प्रदेश में गोलियों से मारे गए। एक को छोड़कर सभी एक धर्म के लोग थे। क्या इस डेमोक्रेसी में इसको कोई बर्दाश्त करेगा? मऊ में, अलीगढ़ में, फैजाबाद में, इलाहाबाद में संपत्ति नष्ट करने के नाम पर लाखों लाख रुपए का जुर्माना ज़बरदस्ती वसूला गया। आप इलाहाबाद 148 लोगों पर रासुका लगाया, जिसमें 70% केसेस हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। 200 से ज़्यादा लोगों को इनकाउंटर में मार दिया। 700 से ज़्यादा लोगों के पैर अपाहिज बना दिया हाफ इनकाउंटर के नाम पर। किसी जात धर्म, यहाँ जात धर्म की बात ही नहीं, यहाँ यह पूरा चुनाव मुद्दे पर हो रहा है। और मैं तो यह कह रहा हूँ कि 3 चुनाव के बाद अब कोई ये बहस करे कि किसकी सरकार बनेगी, तो वो कहीं न कहीं गोदी मीडिया के गोद में बैठा हुआ। आज आप कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी और कोई दूसरी सरकार। भाजपा अगर पाकिस्तान से युद्ध भी कर ले तो उत्तर प्रदेश के नतीजे अब नहीं बदलने वाले, क्योंकि हम किसी युद्धोन्माद के लिए, किसी दंगे के लिए, किसी जाति विद्वेष के लिए बिल्कुल यहाँ का नौजवान तैयार नहीं। तो ये जिस आप गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, गठबंधन तो तभी हो पाएगा जब जनता ने आपस में गठबंधन किया हो। क्या जनता ने गठबंधन कर लिया है? आप अगर देख सकते हैं, जनता ने ही नहीं गठबंधन किया। जनता का गठबंधन तो स्पष्ट है। पहली बार यह देखा गया कि महिलाओं ने सबसे ज़्यादा, अगर आप सारे चुनाव कवर की, आपने देखा होगा कि पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लाइन हर जगह पुरुषों से बड़ी है। तो बड़ा जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो जिसको आधी आबादी कहते हैं वो आगे आगे चलती है। तो ये इसने तोड़ दिया। अगर महिलाएं लीड कर रही हैं, कोई पार्टी करे कि हम 40% महिलाओं को दे रहे हैं, तो वो स्त्री के शक्ति का उसको एहसास है। तो जनता के स्तर पर ये गठबंधन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, जनता लड़ रही है और चारों तरफ दिख रहा है। आप इलाहाबाद में भी देखिएगा। आप तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकार हैं, लेकिन अगला 3 चुनाव देखिएगा कि किसानों ने जो 3 चुनाव लड़ा है, अगला 3 चुनाव नौजवान लड़ेंगे। 3 फेज़ नौजवान लड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अकबर इलाहाबादी का ये खूबसूरत शहर पूरी दुनिया में माना गया, लेकिन अब वो इलाहाबाद बदल के अब प्रयागराज कर दिया गया है। इसकी क्या राजनीति है? बहुत कुछ तो ये पार्टी नहीं बदल पाई है, लेकिन स्टेशनों के नाम, शहरों के नाम बदल के समझते हैं कि शायद इतिहास बदल देंगे। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिद साहब इस शहर को बहुत दिनों से देखते रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मेरी उनसे बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से वो इस बात को लेकर दुखी हैं कि आपके शहर का नाम बदल दिया गया। देखिए आरफा जी, शहरों का नाम तो बेसिकली जो बदला जाता है वो एक सैकड़ों साल की जो सभ्यता और पहचान आती है उसको एक तरीके से ख़त्म करने के लिए ही बदला जाता है। और जब इसका आधार कोई तार्किक हो तो एक बार ये इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, मगर जब इसका आधार नफ़रत हो तो ये थोड़ा तकलीफ़ तो होती है। अगर कोई सरकार ये कहे कि ये हिंदू भाइयों का हमारा एक बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का वास है और इसलिए इसके स्थान को हिंदू भाइयों के भावना को देखते हुए प्रयागराज कर दिया जाए, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब योगी जी ये कहें कि इलाहाबाद में अल्लाह है इसलिए इसका नाम बदलना ज़रूरी है, तो थोड़ा तकलीफ़ होती है कि बिना राग बिना द्वेष की शपथ लेते हुए, संविधान की शपथ लेते हुए एक मुख्यमंत्री प्रदेश का ऐसा कैसे कह रहा है। अब आप इस चीज़ को समझिए कि एक दौर ये था जब समाज सरकार बनाता था और सरकार बदलता था। आज का दौर आरफा जी ये है कि सरकार जो है वो समाज बदल रही है, और समाज यूँ बदला है कि एक इलाहाबाद में जो 50 लाख की या 60 लाख की आबादी थी, जो अपने आप को इलाहाबादी होने में गर्व महसूस करती थी, वो कहती थी कि हम इलाहाबाद के हैं, इलाहाबादी हैं। और योगी जी के एक बयान के बाद कि इलाहाबाद में अल्लाह का शब्द लिखा हुआ है, इसी इलाहाबाद में रातों रात तमाम इलाहाबादियों ने अपने साइन बोर्ड के नाम से इलाहाबाद को मिटा दिया। ऐसा हुआ जी। और हफ्तों में इलाहाबाद जहाँ कहीं खुदा था उसको भी तोड़ दिया गया। बात समझिए, नफ़रत देखिए किस हद तक कितनी तेज़ी से फैलती है। इस नफ़रत की वजह से तकलीफ़ है। आप इलाहाबाद में बनारस से आप आइए, फैज़ाबाद से आइए, रीवा से आइए, मिर्ज़ापुर से आइए, लखनऊ से आइए, कानपुर से आइए,
100 किलोमीटर तक के माइलस्टोन को या तो तोड़ दिया गया या उसका इलाहाबाद का नाम मिटा दिया गया। बोर्ड जहाँ कहीं भी रखे हुए हैं रातों रात उसको गायब कर दिए गए। शहरों के नाम बदले गए हैं, गुड़गांव का भी नाम बदला गया है। आज भी आप गुड़गांव में चले जाइए तो इतनी नफ़रत आपको वहाँ पे नहीं दिखेगी। जिस नफ़रत की बुनियाद पे इलाहाबाद का नाम बदला गया वो एक तकलीफ़ थी। और एक ऐसी जगह जहाँ संगम होता हो, तीन नदियों का संगम जहाँ होता है। बाद आरफा जी मैं आपको बताऊं कि ये गंगा जमुनी तहजीब का एक केंद्र है। गंगा जमुनी तहजीब मतलब गंगा जी जो हैं वो एक सनातन और पुरातन संस्कृत समेटे हुए चलती हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार के बाद प्रयाग के बाद काशी। इसी तरीके से जब मुग़ल आए तो उन्होंने उस संस्कृत को चेंज नहीं किया। वो आज भी इलाहाबाद में जो प्रयाग का हिस्सा है, पुराना हिस्सा एज इट इज़ है, जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। जो नया इलाहाबाद है वो जमुना के किनारे बसा हुआ है। उसको मुग़लों ने बसाया, आपकी नई दिल्ली में बसाया, आगरा में बसाया, और ये सारी संस्कृतियाँ आ करके इलाहाबाद में मिल जाती थी। उसी जो जमुना के किनारे संस्कृति बसी, जो आपकी संस्कृति ऑलरेडी सनातन और पुरातन संस्कृति जो आपकी गंगा के किनारे बसी, ये दोनों का केंद्र बिंदु जो है आकर के इलाहाबाद में मिल जाता था। को अलग करने की कोशिश, को अलग करने के ये पूरी सोची समझी एक साजिश थी और उसी पे आक्रमण किया गया। तो ये नफ़रत की जो एक आइडियोलॉजी है, इसकी वजह से थोड़ा तकलीफ होती है। लगता है कि नफरत की राजनीति फिलहाल कहीं ना कहीं जीतती सी नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं अब इस चुनाव में क्या। मुझे ये लगता है कि आज नहीं कल हमारे देश के बहुसंख्यक भाइयों को इस हकीकत का पता चलेगा। जो लोग भी उस आइडियोलॉजी की तरफ आ गए हैं उनको हकीकत पता चलेगा। उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल उम्मीद है। मेरे साथ मोहम्मद इरफान साहब मौजूद हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इरफान साहब ये बताइए कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका पूरे फसाने में कोई जिक्र नहीं है। प्रियंका गांधी आके गुजर के यहाँ जा रही हैं, बड़े बड़े वादे कर रही हैं, लेकिन अभी तक 3 फेज़ मैंने देखे हैं, कांग्रेस का नामो निशान नज़र नहीं आता। देखिए, सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ने ही पूरे 5 साल इन ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है, और ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि सिर्फ 2 लोगों की ही लड़ाई दिखाई जा रही है। अंदरूनी जो करंट है वो प्रियंका गांधी के लिए है। जो प्रियंका गांधी ने लोगों के लिए संघर्ष किया है, जो नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ऐसा रिज़ल्ट आएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता था। आप ये कह रहे हैं कि बायपोलर नहीं है ये इलेक्शन? बाईपोल 2 पोल पे नहीं हो रहा है। 2 पोल पे नहीं हो रहा है। आने दीजिए, आज 10 तारीख को सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में लड़ रही है और कांग्रेस के बिना कोई सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली नहीं है। परिवर्तन की लहर बिना सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार ना बने, लेकिन कांग्रेस के बिना सरकार। के बिना सरकार नहीं बनेगी, लेकिन कांग्रेस मुख्य भूमिका में रहेगी और अच्छी खासी सीटें जीत के आएगी। मैं तारिक सईद साहब के पास चलती हूँ। तारिक सईद साहब समाजवादी पार्टी से हैं, इत्तेफाक से यहाँ भी उनसे मुलाकात हो गई। क्या आप खुश होने की स्थिति में लग रहे हैं अभी कि अभी जीत की तैयारी कर रहे हैं, या अभी लग रहा है कि अभी उंगलियाँ आपस में उलझी हुई हैं? देखिए, अभी आपके बीच में हमारे के राय साहब ने बताया कि 3 फेज़ जो किसानों के में लड़े, अभी आगामी 3 फेज़ नौजवान लड़ने जा रहे हैं। तो आज इसमें कहीं कोई आपको लगता हो या किसी को भी लगता हो कि क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी से सपा गठबंधन के अलावा भी कोई पार्टी लड़ पा रही है क्या? और हम इन 3 फेज़ों के बाद ही शतक के ऊपर चले गए हैं, जो 10 मार्च को दिखेगा। और ये जो अब आगामी नौजवान लड़ने जा रहा है, इसी में हम अपनी पूरी बहुमत के साथ जो है सरकार बना लेंगे। तारिक साहब, समझ में ये नहीं आता कि आप जैसे मान लेते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में खराबी थी इसलिए हमें चुनिए। ये तो एक नेगेटिव कैंपेन हुआ, एक पॉजिटिव कैंपेन जो एक पार्टी का होना चाहिए कि हमें किस लिए आप चुनिए, ये अभी तक नैरेटिव नहीं दिख रहा है। हमें इसलिए चुनिए कि हम जो है जनता के हित में काम करेंगे। हमने बड़े बड़े काम किए हैं, एक्सप्रेस वे बनवाए हैं, बिजली के कारखाने लगवाए हैं। आने वाले दिनों में किसानों को हम बहुत सहूलियत देने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुल करके कहा है, हमारे मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में भी है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। और हमारी नकल करते हुए जो किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाने की बात जैसे हुई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने कहा कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे। तो ये 4-4.5 साल उन्होंने लूटा, अब वो लूट का पैसा वापस करें जनता को। तो जनता जो है उसी लूट के पैसे को
वापस मांगने के लिए योगी सरकार को हटाएगी। जो लूटा क्यों उन्होंने, अगर उन्होंने इस बात को लूटा है तो अब उस लूट का पैसा अब क्यों याद आया कि अब हम उस पैसे को जो है। एक और जल्दी से मुझे सवाल पूछने दीजिए। आज बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, युवाओं से जो सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी वैकेंसीज़ भी नहीं आती हैं, वैकेंसी आ जाती हैं तो एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम हो जाता है तो उसमें करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं। मतलब ज़िंदगी समझ लीजिए उनकी एक बड़ा सा इंतज़ार बन गई है और बहुत बर्बाद ज़िंदगी है। समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है? अगर एक बार आपकी सरकार आ जाती है तो आप नई नौकरियां पैदा करेंगे, आप जो प्राइवेटाइज हो चुकी हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज़ उनको वापस पब्लिक बनाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, नौजवानों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी ने पूरे कार्यक्रम बना रखे हैं। जो आज हमारा यूनिवर्सिटी का नौजवान बैठ कर के छात्र संघ की बहाली को लेकर के सालों साल से रगड़ रहा है, लाठियाँ खा रहा है, वो छात्र संघ की बहाली सबसे पहले होगी। उसके बाद जो नौजवानों की नौकरी दिए जाने का सवाल है, नौकरी हम पैदा करेंगे नहीं। हमारे पास नौकरी के 11 लाख पद खाली पड़े हुए हैं जिसको योगी जी ने भरा नहीं, वो इंतज़ार करते रहे। वो परीक्षा दिलवाते हैं तो उनके अंदर एक परीक्षा के अंदर जो है एक कीड़ा चलता है लीक का, तो हर परीक्षा के पर्चे लीक हो जाते हैं। बेचारे हम जिस रोड पे रहते हैं उस रोड से जब मैं गुजरता हूँ कानपुर रोड पर, तो वहाँ पर कई स्कूल हैं। वो बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे सोते हैं, कैसे कैसे रात बिताते हैं सुबह एग्ज़ाम देने के लिए। बच्चियाँ रहती हैं, बच्चे रहते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ या किराया भाड़ा कहीं से ले करके आते हैं, और जब वो सुबह देते हैं आप ही के माध्यम से तमाम लोगों के बीच में आया कि बच्चियाँ रोती रही, बच्चे रोते रहे और उनके पर्चे लीक हो जाते हैं। कहाँ ये नौकरी देने का मन बना रहा हूँ कि 11 लाख पहले से। 1 मिनट आपके साथ और कहूँगा कि मैं अभी सुन रहा था, आपने इलाहाबाद के बारे में पूछा। चूँकि मैं इलाहाबादी हूँ इसलिए इलाहाबाद पे गर्व करता हूँ। इलाहाबाद के अंदर इन्होंने नाम जरूर बदला। अगर नाम बदलने से कोई चीज़ बदल जाती तो शायद आप भी चली होंगी तो आपके भी दिमाग में रहा होगा कि इलाहाबाद चल रहे हैं, प्रयागराज आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। प्रयाग संस्कृति है और प्रयागराज के नाम जो इन्होंने पैदा किया है वो वोट बैंक की राजनीति है। आपकी पार्टी अगर सरकार में आ गई तो क्या वापस बदल देंगे नाम? अब आप देखिएगा कि हम क्या क्या करेंगे, उसको हम अभी खुलासा नहीं करेंगे, हम इसके बाद क्या करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे यहाँ इलाहाबादी अमरूद जो पूरे वर्ल्ड में जाता था वो भी 2 साल से हमसे रूठ गया है नाम बदलने से। अभी अमरूद नहीं आ रहा है? अमरूद नहीं आ रहा, हमको छत्तीसगढ़ का अमरूद खाना पड़ रहा है। चलिए, लगता है कि नाम और अमरूद सब एक साथ वापस आ जाएंगे। जी, जिस तकलीफ का जिक्र करते हैं, मैं इनसे बातचीत करती हूँ। शशिकांत त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। शशिकांत जी, ये बताइए कि जितना बड़ा सामाजिक बदलाव भाजपा जिस स्तर पर लेके आई है और इसीलिए उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो सामने दिखता है। मैं वहाँ लखीमपुर इलाके में गई, किस तरह से उन्होंने जो ज़मानत मिली, जो दोषी थे लखीमपुर हत्याकांड के, जो गृह राज्य मंत्री थे उनको हटाया नहीं गया, तो ये सब कुछ बताता है कि कॉन्फिडेंट है भाजपा कि कुछ भी हो जाए, ऑपोजिशन कुछ भी कर ले, हमारा अपना एक ग्राउंड पक्का है। क्योंकि उन्होंने एक धर्म पर आधारित राजनीति करके एक पुख्ता अपना वोट बैंक बना लिया है। क्या आप ऐसा सामाजिक बदलाव देख रहे हैं जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि उस जहरीली राजनीति को डिफीट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हम इस चुनाव में उस जहरीली राजनीति को डिफीट करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका कॉन्फिडेंस कहाँ पे है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो आकर ठहरता है वो गोदी मीडिया के चैनलों पे है। वो जो है आरएसएस के शाखाओं से है, वो शिशु मंदिरों से है। और आज जो है जनता इतने दिनों के उनके शासनकाल में वो देख चुकी है कि जो वो कहते आए हैं, जो कहते आए हैं, उनका ये शासनकाल उससे अलग करने के रूप में बदला हुआ है। ये जब भी सत्ता में आते हैं तब जो है सिर्फ एक उद्देश्य लेकर आते हैं और कारपोरेट के गुलाम की तरह ये काम करते हैं। नहीं, तो उनके पास तो उन्होंने एक सपना दिखाया है भारत की जनता को, देखिए हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन जो अपोजिशन है, जो लोग ये समझते हैं कि ये भारत के लिए एक अच्छा विचार नहीं है, उनके पास क्या सपना है, उनके पास विचार क्या है? उनके पास जो विचार है वो समाजवाद है। आज जिस रामराज की कल्पना, जिस रामराज को लेकर गांधी चले थे, सबसे पहले अगर भारत के लोगों को, आधुनिक भारत के लोगों को किसी ने रामराज का स्वप्न दिखाया तो वो गांधी थे। और असल मायने में जो रामराज्य है वही समाजवाद है। और उस समाजवाद में सबकी सहभागिता है। गरीब अमीर सब एक साथ रह सकते हैं। हिंदू राष्ट्र में नहीं रह सकते, जो हिंदू राष्ट्र में नहीं रह सकते, जो हिंदुत्व में नहीं रह सकते। तो राम राज्य और हिंदू राष्ट्र अलग अलग है? नहीं, हिंदुत्व राज अलग है,
हिंदू राज्य नहीं। राम राज अलग है और हिंदुत्व राज अलग है। और ये हिंदुत्व राज की जो आइडियोलॉजी है इन्होंने अपने से नहीं, यहाँ से नहीं बनाया है, ये जो है मुसोलिनी से लेकर अडाप्ट करके ले आए हैं। मुसोलिनी, आखिर आप क्या बात करते हैं कि आप यहाँ पे बात तो करते हैं हिंदुस्तान की, आप बात करते हैं भारतीय की, लेकिन जब आप अपना परिधान चुनते हैं तो आप जो है मुसोलिनी का परिधान चुनते हैं। ये भी आइडिया ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ये भी एकदम इनका आइडिया नहीं है इनका। या जो भी इनके यहाँ जो पदाधिकारी होते हैं उनको हमारे कल्चर में जब कोई नेता नेतृत्व करता है तो उसको नेता कहा जाता है। इनके यहाँ जब आप इनके बीच में बैठेंगे तो वो उनको अधिकारी बुलाते हैं, वो अधिकारी बुलाते हैं। जी जी, आखिरी 2 कमेंट्स में लेती हूँ आपसे। मैं जानना चाहती हूँ आप उनकी बात से सहमत हैं क्या कि वाकई सामाजिक बदलाव नज़र आ रहा है? क्योंकि देखिए इतनी बड़ी विचारधारा को बिना सामाजिक बदलाव के नहीं बदला जा सकता। जी बोलिए। जी, मैं थोड़ा सा जाहिद भाई जब इलाहाबाद की चर्चा कर रहे थे, सबको चोट लग गई है ये इलाहाबाद, उस पर थोड़ा सा आप, वही कह रही हूँ, सब इलाहाबाद के बारे में बात कर। हाँ, थोड़ा सा इलाहाबाद के बारे में जरूर मैं बताना चाहूँगा। देखिए, अकबर से पहले भी इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद ही था, जो अपभ्रंश होकर इलाहाबाद बना हुआ। महाराज पुरूरवा ने अपनी माता जी की स्मृति में इलाहाबाद नगर बसाया था। इलाहाबाद जो अपभ्रंश होते होते इलाहाबाद के रूप, इलाहाबाद का अल्लाह से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये महाराज पुरूरवा ने जो मनु की पुत्री थी इला, उनके नाम पे इलाहाबाद का इन्होंने, और ये पूरे विश्व में मतलब अल्लाह ने आबाद नहीं किया है ये शहर, आबाद नहीं किया। ये केवल ये संघ की किताबों में आपको मिलेगा। ये गजेटियर, आप इलाहाबाद आई हुई हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो गजेटियर निकलवा के देख लीजिए, उसमें भी इलाहाबाद है। जब तक सामाजिक बदलाव न नज़र आ रहा हो कि जो सामाजिक धाराएं हैं वो विपरीत बह रही हैं, तब तक आपकी इतनी बड़ी आइडियोलॉजी, क्योंकि भाजपा कोई मामूली साधारण पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसे यूं ही हरा दिया जाएगा। नहीं, भाजपा बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा वाली पार्टी है। उसके पास इसके अलावा कुछ है नहीं। वो कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर वो यहाँ कहेगी कि गो हत्या पर प्रतिबंध, गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध। दक्षिण में जाए, उत्तर में जाएगी तो कहेगी कि गो हत्या, गोमांस जायज़ है, गोमांस देंगे खाने की इजाज़त है। तो वो तो प्रोपेगेंडा वाली पार्टी है। और जहाँ तक सामाजिक बदलाव की बात है, आप स्वयं घूम करके आई होंगी हर जगह देख करके। आज जो स्थिति है वो इन झूठे और तानाशाहों के खिलाफ समाज में रोष है। इनके ज्यादती के खिलाफ समाज के अंदर रोष है हर व्यक्ति। ये रोष है महंगाई बेरोजगारी की वजह से या विचारधारा किस तरह? नहीं, महंगाई बेरोजगारी तो है ही है, उससे तो पीड़ित ही है जनता। लेकिन इनकी जो भाषाएं हैं, जैसे गर्मी निकाल लेंगे, ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा है? ये कोई मुख्यमंत्री बोलता है? लोग पसंद नहीं करते इसको, कतई नहीं, कोई नहीं पसंद करता है। उनका एक वोट बैंक ऐसा है, खुश होता है। नहीं, उनका वोट बैंक खुश होता है तभी तो वो बोल रहे हैं। लेकिन आम जनता, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये प्रबुद्धों का शहर है और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को बुरा ही मानते हैं कि आप जो है गर्मी निकाल लेंगे। ये लुच्चों वाली भाषा है, गांव देश में जो बोलते हैं, हाँ ठोक दो, बदला लेंगे। ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा है? बुलडोजर, ये सब क्या है? आप अपनी उपलब्धियां बताइए। आप उपलब्धियां नहीं बता रहे हो। आज प्रचार हो रहा है हर टीवी पर, देखिए 17 के पहले आज जो है हाथरस की घटना आप नहीं बता रहे हो। जो सरकार के संरक्षण में हुई है घटना, उसको हम सरकार के संरक्षण में कहते हैं। 2020 की घटना नहीं बताएंगे, लेकिन 17 से पहले की 17 से पहले की बताएंगे। 2020 की घटना नहीं बता रहे हैं। उन्नाव की घटना, इतनी बड़ी घटना हुई, उस पूरा का पूरा परिवार प्रताड़ित कर दिया गया, उसके चाचा मार दिए गए, उसके बाप को पुलिस के सामने बांध करके मारा गया और मार डाला गया। मतलब ये क्या, ये नहीं दिख रहा है समाज? ये मुझे, आप युवा हैं, वो ये कहते हैं कि भाई युवाओं की हमने एक नई पीढ़ी तैयार कर दी है जो हमारे साथ है और जो हम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उस राष्ट्र में ये युवा हमारे साथ भागीदार। मैम, आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आप तमाम रिपोर्ट्स को देखती होंगी जो बेरोज़गारी पे आते हैं। आज पूरे देश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो बेरोज़गारी का डाटा है सबसे ऊपर है। आखिर जब आपने रोज़गार दिया होता तो ये आंकड़ा ऊपर नहीं होता, शायद कुछ नीचे होता है। और दूसरी बात मैं इसको कहना चाहूँगा कि जो आपने अभी पिछले कोरोना काल में
स्वास्थ्य सुविधाओं की जो अव्यवस्था है उसको बखूबी से देखा है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये मुद्दे कब बन पाते हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई इतनी जातियाँ इतने धर्म हमारे साथ हैं, हम सरकार बना लें। मैम उनके कहने से तो हो नहीं जाएगा चुनाव, उनके कहने जनता कुछ और तय कर रही है। जनता का जो जनता का ही मुद्दा है वो युवाओं का पहले मुद्दा है कि बेरोजगारी, जो रोज़गार देगा, जो रोज़गार की बात करेगा युवा उनको वोट करेगा। दूसरी बात है कि युवा इसके साथ साथ देश की अन्य व्यवस्थाओं पे भी सवाल करता जवाब चाहता है और व्यवस्थाएं चाहता है। वो शिक्षा से स्वास्थ्य से भी जुड़ी हैं, क्योंकि यही प्रयागराज है। आप देखे होंगे न्यूज़ में फाफामऊ पुल के नीचे जो लाशों का ढेर उस दृश्य दिखाया गया था, वो यही प्रयागराज से थी। आप हम खुद कोविड टाइम में यहाँ पे रह के जनता की सेवा करते थे, अपने अनुसार मास्क सैनिटाइज़र जो भी बांटना होता था। कभी कभी फ़ोन आते थे हम लोगों को कि हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है। हम लोग जाते थे हॉस्पिटल के बाहर 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहते, फिर किसी ना किसी सीनियर से फ़ोन कराना पड़ता था। तो ये याद है कि कोविड में क्या हुआ? बिल्कुल कह रहे हैं हमने राशन दे के सब ठीक कर दिया। मैं इस चीज़ को बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जिनके परिवार के लोग मर गए हैं ना, आप उनसे पूछिएगा कि कोरोना में किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहीं। शुक्रिया आपका। आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। आप बताइए आखिरी कमेंट के लिए कि आप इसे किस तरह से देख रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आखिरी कमेंट में आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर मान लेते हैं कि भाजपा हारती है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है गठबंधन की, तो ये भी माना जा रहा है कि ये पहला रिजेक्शन होगा एक हिंदू राष्ट्र का, कि संविधान की मौत नहीं हुई है, संविधान जिंदा है और भारत में पुराने आर्थिक मुद्दों पर चुनाव ऐसे ही होंगे जैसे होते रहे हैं। देखिए मैडम, एक चीज़ एकदम स्पष्ट है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, नेवर। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जो हमने देखा वो एक तरह से प्रयोगशाला तो रहा। इन्होंने कोशिश भी किया, अगर होता तो ये कर लिए होते। ये पॉसिबल नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इतने विश्वास कैसे आप? हम जानते हैं, हम लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इनके पास बस यही एक ट्रम्प कार्ड है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू। अब पावर में आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धारा 370 किया, मैंने ये किया, NRC किया, ठीक है, आपके पास बहुमत है, आप कर लीजिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसको चेंज कर देगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तब की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो यहाँ बैठे तमाम मेहमानों ने बताया कि तमाम तरह की जो राजनीतिक धाराएं भारत में बहती रही हैं उसका केंद्र इलाहाबाद रहा है या अब का प्रयागराज रहा है। तो ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस चुनाव में भी अगर एक नई राजनीतिक धारा बहती है तो क्या वाकई उसका केंद्र ये इलाहाबाद शहर होगा, जिसका न सिर्फ कि भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नाम है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।